हेलो दोस्तों, मेरे भी चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने परिवार पार्थ अकेडमी में। और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास। और यही भारत की श्रृंखला में हम लोगों ने अब यहाँ पर मध्यकालीन भारत को पढ़ना स्टार्ट किया है। और मध्यकालीन भारत में हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है यहाँ पर दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत को मुख्य रूप से इस क्लास में हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और हर बार की तरह मैंने जो पिछली क्लासों में भी आप लोगों को होमवर्क में एक सवाल दिया था, मैंने आप लोगों से दोस्तों यहाँ पे जो पूछ लिया था, देखिएगा सवाल इस प्रकार से था होमवर्क का कि रक्त व लोह की नीति का संबंध बलबन के कौन से अभियान से है। तो कौन से अभियान से हमें जो बलबन की लोह व रक्त की नीति यहाँ पर देखने को मिली। चार ऑप्शन दे जो जो देखने को मिलेगा, बंगाल का अभियान, मंगलोर या मंगोल का अभियान, राजपूत का अभियान, या ये तीन ऑप्शन देके रखे हैं, इसमें से कोई नहीं। तो आप सभी ने इसका जवाब तो दिया था, लेकिन आप लोगों ने जो इसका राइट जवाब दिया था वो मंगोल का अभियान जो आप लोगों ने दिया था। लेकिन यहाँ पर यह सही नहीं होगा, बल्कि बलबन ने क्या किया था, जब यह बलबन मुख्य रूप से शासक बना था, तो यह कब शासक बना था, तो 1265 से लगाकर तो 87 तक हमें इसका मुख्य रूप से शासनकाल देखने को मिलेगा। और जो इस बलबन ने हमें ये भी देखने को मिला कि बलबन ने लौह व रक्त की नीति को अपनाया था। लेकिन कौन से अभियान में हमें ये देखने को मिलेगी, तो राइट आंसर होगा कि पूर्ण रूप से हमें यह बंगाल का अभियान जो इसके द्वारा चलाया गया था, बंगाल के अभियान में हमें मुख्य रूप से यह लौह व रक्त की नीति देखने को मिलेगी। और जब इस बलबन के समय काल में जो बंगाल का विद्रोह हमें देखने को मिलेगा, उस समय जो बंगाल में एक शासक हुआ करता, उसका नाम हुआ करता था तुगरिक खां। कौन हुआ करता था? तुगरिक खां का क्या हुआ था उस समय? विद्रोह हमें देखने को मिला था। और इसी तुगरिक खां के खिलाफ बलबन ने सबसे पहले क्या चलाया था? लौह व रक्त की नीति को फॉलो किया था। आप लोगों को याद होना चाहिए। तो मंगोल का अभियान जो आप लोगों ने जवाब दिया था, यहाँ पर यह सही नहीं होगा, बल्कि इसका राइट आंसर बंगाल का जो अभियान हमें देखने को मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को देके रखा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो अपने ज्येष्ठ पुत्र खिरजे खां को चित्तौड़ का शासन नियुक्त किया, तब चित्तौड़ का नाम जो बदलकर उसने क्या रखा था। आप लोगों से यह सवाल पूछा है। और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र इसका हुआ करता था, यानी इसका बड़ा बेटा हुआ करता था, और इसके बड़े बेटे का नाम हुआ करता था खिजर खां। तो जब उसने यह चित्तौड़ का अभियान जो चलाया था, तो उस समय उसने नाम बदलकर क्या रखा था? खिजराबाद, इस्लामाबाद, शाहाबाद या जलालाबाद। क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर? तो पहले आप लोगों को यह याद होना चाहिए जो इसका ज्येष्ठ पुत्र हुआ करता था, ज्येष्ठ पुत्र हुआ करता था, और इसके ज्येष्ठ पुत्र का नाम हुआ करता था खिजर खां। कौन हुआ? खिजर खां माना गया। अब इस खिजर खां ने इसी चित्तौड़ का नाम बदलकर उस समय खिजराबाद कर दिया गया। क्या क्या नाम किया गया था? खिजराबाद किया गया था। आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। वहीं यह मुख्य रूप से अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, यह मुख्य रूप से अलाउद्दीन खिलजी हुआ करता था, और यही अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या किया गया था? 1303 में, आप लोगों को याद रखना है, 1303 में यह अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का अभियान चलाया। कौन सा अभियान चलाया था? चित्तौड़ का अभियान चलाया था। आप लोगों को चित्तौड़गढ़ का अभियान चलाया था। मुख्य रूप से यह राजस्थान में हमें देखने को मिलता है। और जब यह जो अभियान जब इसके द्वारा चालू किया था, उस समय वहां का शासक कौन हुआ करता था? जो समय वहां का शासक राजा रावल रतन सिंह हुए, राजा रावल रतन सिंह हुए, जिसको ये अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से मार दिया था। और वहां की जो शासिका हुआ करती, यानी जो मुख्य रानी हुआ करती थी, वो रानी हमें कौन देखने को मिलेगी? तो फिर राइट आंसर होगा कि वह हमें रानी पद्मावती देखने को मिलेगी। रानी पद्मावती हमें देखने को मिलेगी। और जब ये अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का अभियान 1303 में जब चालू किया था, यह अभियान जो यहाँ पे चलाया था, उस समय राजा रावल रतन सिंह को इसने धोखे से मारा था। लेकिन रानी जो पद्मावती ने जो समय क्या कर लिया था, यहाँ पर जोहर कर लिया था। आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। तो इस सवाल का जो राइट आंसर देखने को मिलेगा, हमें खिजराबाद देखने को मिलेगा। और जो इसके चित्तौड़ अभियान की ये जो पूरी घटना है, हमें पद्मावत ग्रंथ में हमें देखने को मिलती है। और यह पद्मावत ग्रंथ किस लेखक के द्वारा लिखा गया था? तो फिर राइट आंसर होगा कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया था। आप लोगों को याद होना चाहिए। और इसी मलिक मोहम्मद जायसी ने यह कब लिखा था? तो फिर राइट आंसर होना चाहिए कि उस समय जो दिल्ली पर जो शासन हुआ करता था, वो शेर शाह सूरी का हुआ करता, यानी
शाह सूरी के समय काल में, शेर शाह सूरी के समय काल में इसने जो ग्रंथ लिखा था, और हमें शेर शाह सूरी का समय काल ये 1540 से लगाकर तो हमें 45 तक शेर शाह सूरी का समय काल है, दिल्ली पर हमें मुख्य रूप से देखने को मिलता है। चलिएगा ऑप्शन ए के साथ हम लोग जाएंगे और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को जो यहाँ पर देके रखा है, देखिएगा ये हम लोगों को देके रखा है, बलबन का एकमात्र अभियान जिसने वह दिल्ली से बाहर गया था। अभी मैंने आप लोगों को समझाया था कि और वही अभियान में जो बलबन ने क्या किया था, लो व रक्त नीति को भी फॉलो किया था। तो जो वो अभियान हुआ करता था हमें देखने को मिला था बंगाल का अभियान। तो सवाल का राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ का जो शासक देखने को मिला वो शासक हुआ करता था तुगरिक खां। कौन हुआ करता था? तुगरिक खां हमें मुख्य रूप से यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, राइट आंसर हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर बी पे। ठीक है, और देखो यहां पर जो अब प्रश्न दिया है कि बलबन का एकमात्र अभियान जिसने वह दिल्ली से बाहर गया था, तो राइट आंसर होगा कि बंगाल का अभियान। और कौन से अभियान में बलबन के द्वारा लौह व रक्त नीति को फॉलो किया था? तो इन तीनों अभियानों में उस बलबन ने लौह व रक्त नीति को फॉलो किया था। आप लोगों को यहां पर याद होना चाहिए। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देके रखा है कि मामूलक का अर्थ क्या था? और दिल्ली सल्तनत के अंदर हमें एक शब्द दे दिया गया है मामूलक, और हम लोगों से पूछा है कि इस मामूलक शब्द का मतलब क्या होगा। तो मामूलक का 4 ऑप्शन देके रखे हैं, दास, माता पिता का पुत्र, स्वतंत्र, माता पिता से उत्पन्न पुत्र, युद्ध के अधीन या अधीनता से बने दास, या विद्रोह का स्थान, या सामंत। तो दिल्ली सल्तनत के अंदर ये जो मामूलक हुआ करता था, इस मामूलक का मतलब होता था कि स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न जो दास पुत्र हुआ करता था, तो उसी दास पुत्र को कहा जाता था यहाँ पर मामूलक। आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। और इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला, निम्नलिखित में से कौन सा कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पर तथ्य सही नहीं है? कौन सा हमें सही नहीं देखने को मिलेगा? अब सही नहीं है, 4 ऑप्शन हम लोगों को देख के रखे हैं, कौन सा सही नहीं देखने को मिलेगा। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में किया गया था। देखो अब ये 712 सही तो होगा यहाँ पर, ठीक है, ये सही तो होगा, लेकिन यहां पर होना चाहिए था कि पूर्ण रूप से क्या भारत पर पहला ये मुस्लिम आक्रमण 712 में किया गया था, तो यहां पर ये सही होगा। ठीक है, और भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे यहां पर, लेकिन भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ यदि यह सवाल पूछ लेगा कि मुस्लिम आक्रमण हमें कब देखने को मिला, तो मोहम्मद बिन कासिम ने, जो समय कासिम ने सिंध प्रांत पर आक्रमण किया था, और सिंध प्रांत पर इसका 711 में आक्रमण हुआ था। और उस समय जो वहां का शासक हमें देखने को मिलता है, वो जो शासक हुआ करता था राजा दाहिर। कौन हुआ करता था? राजा दाहिर हमें उस समय सिंध का प्रांत का शासक देखने को मिलेगा। तो पहला आक्रमण 711 में हुआ, लेकिन पूर्ण रूप से यहाँ पर 712 में माना जा सकता है। जजिया कर की शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा की गई, यह बात बिल्कुल सही है। जब इसने 712 पर जो सिंध प्रांत पर अधिकार किया, उस समय इसी शासक के द्वारा क्या किया गया था भारत में? आप लोगों को याद होना चाहिए कि इस शासक ने भारत में जजिया कर की शुरुआत करी थी, जजिया टैक्स लगाया था। आप लोगों को यहां पर याद होना चाहिए कि यदि भारत में पहला जो जजिया टैक्स लगाया था वो मोहम्मद बिन जो कासिम के द्वारा यहाँ पे लगाया गया। वहीं यहाँ पर यह भी याद होना चाहिए कि इसने भारत में आकर दिरहम कॉइन्स यानी दिरहम सिक्के क्या किए थे, इसने जारी किए थे। तो यह बात भी हमें सही देखने को मिलती है। यह अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन चचनामा में देखने को मिला है, और मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा आक्रमण किया गया। इसकी संपूर्ण जानकारी हमें चचनामा में देखने को मिलेगी, और इसका लेखक हुआ करता था अबू नासर। कौन हुआ करता था? अबू नासर हमें यहां पर देखने को मिलता है। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक मोहम्मद बिन कासिम हुआ करता था। तो यहां पर मोहम्मद बिन कासिम, यह इन चारों ऑप्शन के अनुसार जो बिल्कुल यहां पर जो रोंग माना जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी माना जाएगा। यानी ये सुल्तान का जो टाइटल लिया था वो मोहम्मद बिन कासिम ने नहीं लिया था, बल्कि जो सुल्तान का टाइटल लिया था वो मोहम्मद गजनी ने लिया था। गजनी यहां पर हुआ करता था, तो गजनी ने मुख्य रूप से ये यहां पर सुल्तान का टाइटल लिया था। यह आप लोगों को याद होना चाहिए। यह मुख्य रूप से तुर्की आक्रांता हुआ करता था, तुर्की से इसने क्या किया था, भारत में मुख्य रूप से आक्रमण किया था। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। लेकिन आप लोगों को यहां पर यह भी याद होना चाहिएगा कि जो दिल्ली सल्तनत हुआ करती थी,
जो दिल्ली सल्तनत हमें देखने को मिलती है, दिल्ली सल्तनत में जो सुल्तान का पद धारण किया था, जो सुल्तान का पद धारण किया था वो कौन शासक हुआ करता था? तो फिर वो जो शासक हुआ करता था उसका नाम हुआ करता था इल्तुतमिश। कौन हुआ करता था? तो यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के अंदर पहला शासक हुआ करता जिसने सुल्तान का पद धारण किया था। और इन आक्रमण ये कार्यों में मुख्य रूप से जो गजनी माना गया जिसने क्या किया था, यहाँ पर सुल्तान का पद धारण किया था। तो ये ऑप्शन नंबर डी सी, मतलब ये डी यहां पर गलत होगा, बी सी बी और ए हमें यहां पर मुख्य रूप से सही देखने को मिलेगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहां पर क्या देखने को मिलेगा, निम्न में से कौन सा गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखता था? तो ये जो कविताएं लिखता था यह कौन शासक के द्वारा लिखी जाती थी? इब्न बतूता। इब्न बतूता कौन हुआ करता था? आप सभी को याद होना चाहिएगा। ये जो हुआ करता था ये मोरक्को से आया था, मुख्य रूप से भारत में मोरक्को से आया था। और यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय काल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय काल में हमें यह भारत में आता हुआ दिखाई दिया। आप लोगों को यहां पर याद होना चाहिएगा। जियाउद्दीन बर्नी हमें देखने को मिलेगा, शम्स सिराज असीफ या सिकंदर लोदी। तो ये गुलरुखी के ऊपर ये जो उपनाम से जो कविता लिखा हमें जो ये मुख्य रूप से पोएम देखने को मिलती है, यह सिकंदर लोदी के द्वारा लिखी गई थी। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। सवाल का राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर डी यानी सिकंदर लोदी यहां पर होना चाहिए। चलिएगा बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें क्या देखने को मिलेगा, गजनी का प्रथम शासक कौन था जो खलीफा से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? तो यह ऐसा पहला शासक गजनी का कौन बना था, हम लोगों से यहाँ पे सवाल पूछा है। चार ऑप्शन दे देख रहे हैं, सुबुक्तीन, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गोरी या अल्फतगीन। आप लोगों को यहाँ पे सवाल पूछा है। देखिए उस समय जो गजनी हुआ करता था, तो गजनी का एक शासक हुआ करता था। ये जो गजनी साम्राज्य हमें देखने को मिलता है, तो ये गजनी जो साम्राज्य का हमें मुख्य रूप से शासक देखने को मिला जिसका नाम हुआ करता था अल्फतगीन। क्या नाम हुआ करता था? अल्फतगीन। और यह अल्फतगीन का गुलाम हुआ करता था। यह जो अल्फतगीन हमें मुख्य रूप से जो गजनी साम्राज्य का देखने को मिलेगा, इसका हमें मुख्य रूप से गुलाम देखने को मिलेगा जिसका नाम हुआ करता था यहाँ पर सुबुक्तीन। कौन हुआ करता था? सुबुक्तीन। और इसी सुबुक्तीन का जो बेटा हुआ करता था, इसी सुबुक्तीन का जो बेटा माना गया वो यहाँ पर मोहम्मद गजनी माना गया। कौन माना गया? मोहम्मद ये गजनी माना गया। आप लोगों को यहाँ पर यह याद होना चाहिएगा। और यही गजनी ने सबसे पहले भारत में आकर सबसे पहले सुल्तान का पद धारण किया था। कौन सा पद? सुल्तान का पद इस शासक के द्वारा धारण किया गया था। आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। सवाल का राइट आंसर हमें देखने को मिलेगा मोहम्मद गजनी। यही सवाल का यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या दे के रखा है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को है कि मोहम्मद जो गजनी ने सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा माना जाता है? हम सभी जानते हैं कि यही मोहम्मद गजनवी के द्वारा भारत में 17 बार आक्रमण किए। लेकिन जब इसके द्वारा 17 बार आक्रमण किए गए थे, उस समय सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा यहाँ पर माना जाता है? आप लोगों को सवाल पूछा है। सुल्तान भटिंडा का आक्रमण, नारायणपुर का आक्रमण, सोमनाथ मंदिर का आक्रमण या कालिंदर का यह आक्रमण हमें मुख्य रूप से यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को याद होना चाहिएगा, यह मोहम्मद गजनी, ये जो गजनी हुआ करता था यह मुख्य रूप से भारत में 110 में आया था भारत में। और 11 यहाँ पे ये मुख्य रूप से 1027 में यह मुख्य रूप से भारत में हमें देखने को मिलेगा। तो इस शासक के द्वारा जब भारत में 1025 में यानी 1025 में जो सोमनाथ पर मंदिर पर आक्रमण किया था, सोमनाथ मंदिर पर जब इसने जो आक्रमण किया था, सोमनाथ मंदिर कहां देखने को मिलेगा? तो हमें गुजरात में देखने को मिलेगा। तो जब इसने गुजरात में आक्रमण किया था सोमनाथ जो मंदिर पर, तो इसका मुख्य रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण यह माना जाता है। आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। और इसके द्वारा यहाँ पर किया गया 16वां आक्रमण था। यह कौन सा आक्रमण माना गया? यह मुख्य रूप से यहाँ पर 16वां आक्रमण माना गया। और जब इसने आक्रमण किया उस समय जो वहां पर चालुक्य वंश हुआ करता था,
तो वही चालुक्य वंश का शासक कौन हुआ था? जब जब इसके द्वारा आक्रमण किया गया था उस समय चालुक्य वंश का शासक हुआ करता था। आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए उस समय भीम प्रथम कौन हुआ करते थे? भीमदेव प्रथम उस समय वहां कर चालुक्य वंश के शासक हुआ करते थे। आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। ठीक है, तो हमारे सवाल का राइट आंसर देखने को मिलेगा यहाँ पर सोमनाथ मंदिर का आक्रमण जो इसके द्वारा किया गया 16वां आक्रमण यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न अब हम लोगों को यहाँ पर क्या देके रखा है? नेक्स्ट प्रश्न देके रखा है निम्नलिखित में से किसने बुद्ध किशन यानी मूर्ति भंजक के नाम से वह शासक जाना जाता है? यानी जो चार ऑप्शन देके रखे हैं इनमें से मूर्ति भंजक के नाम से कौन सा शासक यहाँ पर माना जाता है? चार ऑप्शन हर बार की तरह हम लोगों को देके रखे हैं, मोहम्मद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी या इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को याद होना चाहिएगा जब इस गजनी ने 1000 से लगाकर तो 1027 तक मुख्य रूप से भारत पर आक्रमण किए, तो इसी शासक के द्वारा सर्वाधिक मूर्तियों को तोड़ा गया, सर्वाधिक मूर्ति का भंजक किया गया। इसके द्वारा मूर्ति का जो भंजक किया गया आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। ठीक है, तो ये बुद्ध किशन का मतलब होता है मूर्ति किशन। ठीक है, मूर्ति भंजक, माफी चाहेंगे, मूर्ति भंजक। तो हमारे सवाल का राइट आंसर देखने को मिलेगा मोहम्मद गजनी। आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। ठीक है, ये गजनीवी के बारे में आप लोगों को इतना यहाँ पर याद होना चाहिएगा। ठीक है, और गजनी ऐसा पहला शासक था, ऐसा पहला शासक देखने को मिलेगा जिसने पुराणों का अध्ययन किया था। किस चीज का? पुराणों का अध्ययन किया था। आप लोगों का यहाँ पर याद होना चाहिएगा। और यह ऐसा पहला शासक हुआ करता था, ऐसा पहला आक्रांत हुआ करता था, लेकिन इसके दरबार में प्रमुख लेखक हमें देखने को मिलेंगे जिसका नाम हुआ करता था, यहाँ पर उद्बी देखने को मिलेगा, हमें फिरदौसी देखने को मिलेगा, फिरदौसी यहाँ पर देखने को मिलेगा, और अल बरूनी कौन देखने को मिलेगा? अल बरूनी हमें मुख्य रूप से यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यह इसके मुख्य रूप से दरबार में देखने को मिलेगी। फिरदौसी के द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है, इसका नाम हुआ करता था शाहनामा। आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। और अल बरूनी के द्वारा किताब उल हिंद यह पुस्तक लिखी जाती है। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और यह जो अल बरूनी हुआ करता था यह ऐसा पहला लेखक था, ऐसा पहला लेखक माना गया कि जिसने क्या किया था कि पुराणों का अध्ययन किया था। यह ऐसा पहला लेखक था जिसने पुराणों का अध्ययन किया था। तो इतना आप लोगों को यहाँ पर यह याद होना चाहिएगा। सवाल का राइट आंसर होना चाहिएगा मोहम्मद गजनवी को मूर्ति भंजक कहा गया है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न कहा जाता है ये किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हमें भारत में देखने को मिलते हैं? तो किस शासक के समयकाल में हमें सर्वाधिक मंगोल आक्रमणकारी यहाँ पर देखने को मिलते हैं? बलबन, यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक, किसके समयकाल में हमें देखने को मिलेंगे? देखिएगा ये मंगोल, यदि आप लोगों से सवाल पूछेगा कि मंगोलों का आक्रमण हमें कब देखने को मिला, तो यदि फर्स्ट टाइम किस शासक के समयकाल में देखने को मिलेगा तो उस समय शासक हुआ करता था 1229 की यह घटना हमें देखने को मिलती है। उस समय जो पहला शासक हमें उसी समय गुलाम वंश का जो शासक हमें देखने को मिला उस शासक का नाम हुआ करता था इल्तुतमिश। कौन हुआ? यहाँ पर इल्तुतमिश हुआ। इसके समयकाल में इन्हीं मंगोलों ने भारत में तो यदि आप लोगों को याद होना चाहिए, यदि सवाल पूछ लेगा कि पुण्य रूप से कब किया था, तो यह उस समय बहराम शाह गुलाम वंश का शासक हुआ करता था। बहराम शाह के समयकाल में इन लोगों ने आक्रमण किया था, आप लोगों को याद होना चाहिए। लेकिन मुख्य रूप से 2 बार, एक ही शासक के समयकाल में 2 बार जब इसने आक्रमण किया था तो उस समय शासक हुआ करता था बलबन। कौन हुआ करता था? बलबन हुआ करता था। अब हमसे सवाल पूछा है कि सर्वाधिक बार, सबसे अधिक यानी सर्वाधिक बार मंगोल आक्रमणकारी देखे गए, तो सर्वाधिक बार इन मंगोलों ने जो आक्रमण किया था, सर्वाधिक बार जो आक्रमण किया था, तो वो हमें यहां पर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, यानी अलाउद्दीन खिलजी के समयकाल में। यह जो अलाउद्दीन खिलजी हुआ करता था, इसी के खिलजी के समयकाल में इनके द्वारा सर्वाधिक आक्रमण भारत पर किए जाते हैं। ठीक है, तो इतना आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिए। ये फर्स्ट टाइम कब किए गए थे?
पूर्ण रूप से बहराम शाह के समय, 2 बार यहाँ पर बलबन के समय किए थे, लेकिन सर्वाधिक बार किसके समय काल में किए गए थे, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय काल में इनके द्वारा क्या किया गया था, भारत पर आक्रमण किया गया था। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यहाँ पर समझ में भी आ रहा होगा। और इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और नेक्स्ट प्रश्न हमें देख रखा है कि बैटल ऑफ चंदावर यानी चंदावर का युद्ध किन 2 शासकों के बीच में देखने को मिला। ये लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ चंदावर की। देखिएगा, बैटल ऑफ चंदावर की लड़ाई हम लोगों को कब देखने को मिलेगी। आप लोगों को ये याद होना चाहिएगा कि जब गोरी भारत में इंटर किया था, गोरी ने जब भारत में मुख्य रूप से इंटर किया था, उस समय इसी की सहायता एक शासक के द्वारा की गई थी, जिसका नाम हुआ करता था, जो कि यूपी में एक गढ़वाल वंश देखने को मिलेगा। और यही गढ़वाल वंश का उस समय जो शासक हुआ करता था, उस शासक का नाम हुआ करता था जयचंद। कौन देखने को मिलता है हमें, जयचंद यहाँ पर जो मुख्य रूप से जो देखने को मिलता है। अब क्या हुआ था कि 1191 में हमें पानीपत का प्रथम युद्ध देखने को मिलता है। पानीपत का प्रथम युद्ध, हमें तराइन का प्रथम युद्ध, कौन सा युद्ध देखने को मिलेगा, एक मिनट, तराइन का प्रथम युद्ध हमें यहाँ पर मुख्य रूप से देखने को मिलता है। और यह तराइन के प्रथम युद्ध में किन किन लोगों के बीच में हुआ था, तो एक तरफ तो हुआ करता था गोरी और एक तरफ हुआ करते थे पृथ्वीराज चौहान। कौन हुए, पृथ्वीराज चौहान हमें देखने को मिलते। तो यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, लेकिन कौन हार गया था, गोरी यहाँ पर हार गया था। इसके बाद 1192 में हमें तराइन का दूसरा युद्ध देखने को मिला, तराइन का सेकंड बैटल हमें देखने को मिलता है। यह भी इनके बीच में एक तरफ तो गोरी हुआ करता था और एक तरफ जो हुआ करते थे पृथ्वीराज चौहान। कौन हुआ करते थे, पृथ्वीराज चौहान। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान हार जाते और कौन जीत जाएगा, गोरी जीतेगा। और जैसे ही गोरी जीता तो गोरी ने ऐलान किया था 1193 में, यह मुख्य रूप से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि मुस्लिम सत्ता का श्री गणेश हुआ भारत में। मुस्लिम सत्ता का श्री गणेश माना जाता है, आप लोगों को यहां पर याद होना चाहिएगा। और 1193 में इस शासक के द्वारा जो अपनी राजधानी, यानी इस शासक के द्वारा जो अपनी राजधानी भी दिल्ली लाई गई थी, आप लोगों को यह भी याद होना चाहिएगा। लेकिन इसके बाद में हमें यहां पर आप लोगों को यह भी याद होना चाहिए, इसके बाद में हमें एक युद्ध देखने को मिलता है जिसका नाम हुआ करता था बैटल ऑफ चंदावर। कौन सा युद्ध, बैटल ऑफ चंदावर का युद्ध हमें मुख्य रूप से यहां पर देखने को मिलेगा। और यह चंदावर का युद्ध एक तरफ तो गोरी हुआ करता था और एक तरफ कौन देखने को मिला, हमें जयचंद यहां पर मुख्य रूप से देखने को मिलेगा। तो एक तरफ तो गोरी हुआ करता था और एक तरफ जयचंद। सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। गोरी यहां पर जीत गया था और जयचंद यहां पर क्या हो गया था, हार गया था। चलिएगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न है, हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से निर्माण की ये तिथि के अनुसार इनका सबका क्रम हम लोगों को बताना है कि इनका निर्माण कब हुआ था और इनके निर्माण के क्रम के अनुसार यह कब कब माने जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा कि दीनपनाह, तो दीनपनाह एक शहर हुआ करता था और इस शहर को किसके द्वारा बनाया गया था, हुमायूं के द्वारा। किसके द्वारा, हुमायूं के द्वारा। इसको आई थिंक 1533 के समय काल में इसको बनाया गया था, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। बुलंद दरवाजा कब बना था, तो अकबर के समय काल में 1575 में यह बना था, आप लोगों को याद होना चाहिए। यह अढ़ाई दिन का झोपड़ा, तो यह अढ़ाई दिन का झोपड़ा 1199 में हमें देखने को मिलेगा, आप लोगों को याद होगा। और ये अलाई दरवाजा हमें 1311 में देखने को मिला। कब देखने को मिला, 1311 में। तो यह अलाई दिन का दरवाजा किसके द्वारा बनाया गया था, तो यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा, यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। बुलंद दरवाजा अकबर के द्वारा, यह मुख्य रूप से अकबर के द्वारा बनाया गया जब उसने गुजरात विजय को प्राप्त किया था। यानी गुजरात विजय के यहाँ पर उपलक्ष्य में इस जो अकबर ने बुलंद जो दरवाजा बनाया था, यह अढ़ाई दिन का झोपड़ा, आप सभी जानते हैं कि यह मुख्य रूप से एक वर्तमान में एक मस्जिद है। और यह मस्जिद हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी, हमें जो अजमेर राजस्थान में देखने को मिली। और किसके द्वारा बनाई गई थी, यह ऐबक के द्वारा। किसके द्वारा, जो ऐबक के द्वारा। और दीनपनाह शहर, ये तो अभी हम लोगों ने बताया कि हुमायूं के समय काल में हमें देखने को मिलेगा। यानी सबसे पहले हमारा डी आना चाहिएगा, डी से पहले हमारा क्या जाएगा, नहीं, सबसे पहले हमारा आना चाहिएगा बी आएगा, बी के बाद हमें डी देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर ये बना। फिर इसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, 1533 में हमें
ए ऑप्शन दीन पनाह हमें एक शहर देखने को मिला, इसके बाद हमें बुलंद दरवाजा सी, तो ये इनका क्रम यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, तो ये क्रम वाइज आप लोगों से यहाँ पे सवाल पूछ लिया था, तो ये क्रम आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिए। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को दे के रखा है, और यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को क्या दे के रखा है कि मोहम्मद गोरी ने किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी। तो आप लोगों को याद होना चाहिए जब गोरी आया था भारत में, और गोरी ने जब बैटल ऑफ चंदावर का युद्ध किया था, बैटल ऑफ चंदावर का जब इसने युद्ध किया था, उसके समय काल में जब इसको आघात हुआ था, जब ये क्षतिग्रस्त हुआ था, तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि इसकी सहायता इसके दो प्रमुख शासकों के द्वारा की गई थी, दो प्रमुख गुलामों के द्वारा की गई थी। एक का नाम हुआ करता था बख्तियार खिलजी। कौन हुआ करता था? बख्तियार खिलजी। और एक तरफ जो शासक हुआ करता था, एक तरफ जो गुलाम हुआ करता था, उसका नाम हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन माना गया? कुतुबुद्दीन, जो हमें यह ऐबक देखने को मिलेगा। तो यही ऐबक को जो इसने दिल्ली की सत्ता सौंप दी थी, कहां की सत्ता सौंप दी थी? दिल्ली की सत्ता। और यही बख्तियार खिलजी को इसने बंगाल और बिहार की सत्ता सौंप दी थी, बंगाल व बिहार की सत्ता सौंप दी थी। आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। ठीक है, तो हमारे सवाल का जो राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बख्तियार खिलजी। अब ये याल्दोज है, यह मुख्य रूप से यल्दोज है। कौन देखने को मिलेगा? यल्दोज हमें देखने को मिलेगा। यल्दोज कौन हुआ करता था? यह भी मुख्य रूप से ये जो गोरी हुआ करता था, तो गोरी का गुलाम यह भी यल्दोज हुआ करता था। यहाँ पर आप लोगों को याद होना चाहिएगा। तो वहीं पर हमें 1211 में एक बैटल ऑफ जूड, कौन सा युद्ध? बैटल ऑफ जूड हमें देखने को मिलेगा। और ये बैटल ऑफ जूड किन के बीच में हुआ करता था? एक तरफ तो यल्दोज हुआ करता था, और यल्दोज के बाद में क्या हुआ करता था? एक शासक, एक इसका गुलाम गोरी का हुआ करता था यल्दोज। तो यल्दोज तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन गोरी का जो भतीजा हुआ करता था उस समय इल्तुतमिश। कौन हुआ करता था? इल्तुतमिश हमें देखने को मिला। तो यहाँ पर इस बैटल ऑफ जूड में यहाँ पर इल्तुतमिश जीतेगा, और यल्दोज यहाँ पर मुख्य रूप से क्या हो जाएगा? हार जाएगा। आप लोगों को इतना यहाँ पर याद होना चाहिए था। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रखे हैं, शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित भारत का पहला मकबरा कौन सा है? शुद्ध इस्लामी शैली में बना भारत का पहला मकबरा कौन सा यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा? और चार ऑप्शन भी हमें इसी प्रकार से देखे रखे हैं। सुल्तान गढ़ी का मकबरा, बलबन का मकबरा, ऐबक का मकबरा, ये जो ऐबक का मकबरा, या फिर अलाउद्दीन का मकबरा। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि शुद्ध इस्लामी रूप से हमें मुख्य रूप से यहाँ पर बलबन का मकबरा देखने को मिलेगा। तो इस सवाल का राइट आंसर होना चाहिए यहाँ पर बलबन। ठीक है, इतना आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। ठीक है, देखो कुछ चीजें और भी याद कर लो यहाँ पर। देखो जब मकबरे की बात हुई है, जब मकबरा की बात हुई है, तो हमें जो इस शुद्ध इस्लाम शैली में कौन सा देखने को मिलेगा? हमें बलबन का मकबरा देखने को मिला। वहीं पर जब हम लोग मुगल डायनेस्टी पढ़ेंगे, यानी मुगल डायनेस्टी को जब हम लोग पढ़ेंगे, मुगल वंश को पढ़ेंगे, तो उसी मुगल वंश में हमें पूर्ण इस्लामी शैली में बना मुगल काल का कौन सा जो मकबरा देखने को मिलेगा? फिर राइट आंसर होगा कि वहां पर हमें हुमायूं का मकबरा, कौन सा? हुमायूं का मकबरा हमें देखने को मिलेगा। लेकिन इसी मुगल काल में पहला सफेद मकबरा कौन सा? पहला सफेद मकबरा हमें कौन सा देखने को मिलेगा? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर एदमा दोला का मकबरा। कौन सा? एदमा दोला का मकबरा। तो यह एदमा दोला कौन हुआ करता था? तो आप लोगों को यहाँ याद होना चाहिए कि मुख्य रूप से एक शासक हमें देखने को मिलेगा जो कि अकबर का पुत्र हुआ करता है। इसका नाम हुआ करता था जहांगीर, और जहांगीर की पत्नी हुआ करती थी यहाँ पर नूरजहां। कौन हुई थी? नूरजहां हुआ करती थी। इसी नूरजहां के पापा हुआ करते थे एदमादौला। ठीक है, लेकिन भारत का पहला सफेद संगमरमर जो मकबरा हुआ करता था, तो हमें यह हुशंग शाह का मकबरा हमें देखने को मिलता है। और यह
हुशंग शाह को कौन हुआ करते थे? तो फिर याद होना चाहिए मांडू के शासक। हमारे मध्य प्रदेश में जो हमारा मांडू है, यहाँ के मुख्य रूप से हमें शासक देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हमारे सवाल का राइट आंसर यहाँ पर होना चाहिएगा बलबन का मकबरा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अब जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देके रखा है, नेक्स्ट प्रश्न देके रखा है कि दीवानी सियासत नामक एक विशेष दरबार की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो यह मुख्य रूप से बलबन के द्वारा की गई थी। आप लोगों को यहाँ पर यह याद होना चाहिए था। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अब जो हमें अगला प्रश्न देके रखा है कि ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला पहला दिल्ली का सुल्तान कौन था? ठीक है, जिसने ब्राह्मणों पर क्या लगाया था? सबसे पहले जजिया कर लगाया था। तो जजिया कर हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले भारतीय लोगों पर सबसे पहले जजिया कर लगाया था। लेकिन ब्राह्मणों पर यदि आप लोगों से सवाल पूछ लेगा तो फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद तुगलक, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी। तो सबसे पहले जो ब्राह्मणों पर कर लगाया था वो सबसे पहले हुआ करता था फिरोज शाह तुगलक। कौन हुआ करता था? फिरोज शाह तुगलक। यहाँ पे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हमें देखने को मिलता है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख के रखा है, नेक्स्ट प्रश्न हमें देख रखा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? देखिए कौन सा युग्म हमें सही देखने को मिलेगा? दीवाने बदगान। तो यह यहाँ पर आप लोगों को देख रखा था ग्यासुद्दीन तुगलक। कौन सा ऑप्शन देख रखा था पहला? ग्यासुद्दीन तुगलक हमें देखने को मिलेगा। क्या दीवाने बदगान की विभाग की स्थापना ग्यासुद्दीन तुगलक के द्वारा नहीं बल्कि फिरोज शाह तुगलक, FST याद कर लेना, यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। अब यहाँ पर दीवाने मुक्त खराज, यह जो एक प्रकार का विभाग हुआ करता था, लेकिन इसका निर्माण बलबन में नहीं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा दीवाने को ही एक प्रकार का कृषि विभाग था और ये अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं बल्कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। और दीवाने अर्ज एक प्रकार का सैन्य विभाग हुआ करता जिसका निर्माण भी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। तो यही हमें यहाँ पर बिल्कुल राइट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अब जो नेक्स्ट प्रश्न हमें क्या देख रखा है, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किस राजवंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया? अब सबसे लंबे समय के लिए किस शासक के द्वारा शासन किया था? हम लोगों को ये याद होना चाहिए। तो हमें दिल्ली सल्तनत, जो हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं, यही दिल्ली सल्तनत जो है, यही दिल्ली सल्तनत का जो हमें प्रमुख रूप से 5 वंश देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हमें गुलाम वंश देखने को मिलेगा और यह जो गुलाम वंश हुआ करता था इसी का समयकाल हमें कब से कब तक माना जाता है? 1206 से हमें देखने को मिलेगा यह गुलाम वंश का समयकाल। तो हमें मुख्य रूप से यह 90 तक देखने को मिलेगा। कब तक देखने को मिलेगा? हमें मुख्य रूप से 90 तक देखने को मिलेगा। इसके बाद में हमें खिलजी वंश, कौन सा वंश देखने को मिलेगा? खिलजी वंश हमें देखने को मिला और खिलजी वंश का समयकाल 1290 से लगाकर तो 1320 तक हमें देखने को मिलेगा। और इसके बाद कौन सा देखने को मिला? तुगलक। कौन देखने को मिले? तुगलक हमें देखने को मिलेगा। तो तुगलक डायनेस्टी का समयकाल 1320 से लगाकर तो 1414 तक हमें देखने को मिलेगा। और इसके बाद चौथा वंश आया था, उसका नाम हुआ करता था सेद। कौन सा वंश? सेद वंश देखने को मिलेगा। सेद वंश का समयकाल 1414 से लगाकर तो हमें 1451 तक हमें मुख्य रूप से सैयद का समयकाल भारत में देखने को मिलता है। और सैयद के बाद आए थे लोधी, और लोधी का समयकाल हमें कब से कब तक देखने को मिलेगा? 1400 ये यहाँ पर 51 से लगाकर तो 1526 तक हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमें सबसे लंबा टाइम पीरियड मुगलों ये यहाँ पर तुगलक का देखने को मिलेगा। तो तुगलक वंश हमारे सवाल का बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न आज आप लोगों को जो देख रखा है, सल्तनत काल में जो मुक्ताई क्या था? बेहद अच्छा जो सवाल है, आप लोगों को याद होना चाहिए। दिल्ली सल्तनत के अंदर जो मुक्ताई हुआ करता था यह हमें क्या देखने को मिलता है? शिकार करने वाला झुंड, मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख जो मंत्रियों की बैठक, लगाम निर्धारित करने वाली एक मिश्रित प्रणाली, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि ये जो मुक्ताई हुआ करता था तो यह मुक्ताई मुख्य रूप से हमें एक मिश्रित प्रणाली यानी लगाम लगाने या निर्धारित करने की एक मिश्रित प्रणाली हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है।
तो हमारे सवाल का राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये पार्ट 4 था और इसी पार्ट 4 के बाद ये हमारा दिल्ली सल्तनत के अंदर हम लोग जो अंतिम पार्ट यहाँ पर पढ़ रहे हैं, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और हमारा कल से आप सभी जानते हैं कि हम लोग मुगल डायनेस्टी को स्टार्ट करेंगे, तो अब मुगल डायनेस्टी के सभी स्टूडेंट तैयार रहें। ठीक है, ये पार्ट 4 हम लोगों ने पढ़ लिया है दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, कल से जो आप लोगों को क्लासेस देखने को मिलेगी वो मुगल डायनेस्टी के ऊपर यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले इस जो सल्तनत काल में मुक्ताई क्या था, तो ये जो मुक्ताई हुआ करता था लगाम निर्धारित करने की एक मिश्रित प्रणाली हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और हर बार की तरह मैं चाहूंगा कि इस सवाल का आप मुझे बिल्कुल राइट आंसर दे। और बेहद अच्छा सवाल है, आप लोगों से यहाँ पे सवाल पूछा है कि निम्नलिखित में से किस जो सुल्तान को पहले जो अली गुरशास्प के नाम से जाना जाता था, तो अली गुरशास्त्र किस शासक का नाम हुआ करता था? बलबन का, जलालुद्दीन खिलजी का, मोहम्मद बिन तुगलक का, या सिकंदर लोदी का? तो क्या रहेगा इस सवाल का राइट आंसर? आप सभी को मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।